नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, भारत विश्व गुरु बन गया है, हम रोज सुन रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भी सुन रहे हैं। जगत गुरु तो हम जानते ही हैं। अब अमेरिका ने क्या किया है वहां, मैं आऊंगा बिहार पे, लेकिन पहले थोड़ी अमेरिका की खबर बता दो। सब विश्व गुरु बनाने पे तुले हुए हैं और अमेरिका ने कहा है कि अब विश्व गुरु जब बन ही गए हो तो लो, अब दो इतने पैसे। अब जो है H1B वीजा के लिए $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस के तौर पे लिया जाएगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड जो है वो साइन किया है, वो जो ऑर्डर है उसको। और अब पहले ये फीस जो है 1 से 6 लाख रुपए थी। इसके अलावा ट्रम्प गोल्ड कार्ड, ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड और कारपोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई है। ट्रम्प गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ उसको देना पड़ेगा। और उसके साथ ये होगा कि अमेरिका में अनलिमिटेड समय तक, जब तक चाहे हमेशा रह सकते हैं। अनलिमिटेड रेसिडेंसी में नागरिकों को सिर्फ पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। तो इसके लिए 8.8 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वहां जमा करना पड़ेगा। बाकी सारी सुविधाएं एक अमेरिकी नागरिक के जैसी ही होगी, यानी वहां के नागरिक नहीं होंगे लेकिन सुविधाएं आप ले सकेंगे। क्योंकि आपको अगर वोटिंग राइट नहीं है तो फिर मतलब क्या है। और पासपोर्ट भी आपको अमेरिकन पासपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर ये प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलावों का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं नागरिक कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा। और इसका सीधा असर, कह रहा है अखबार दैनिक भास्कर, कि आईटी प्रोफेशनल्स पे पड़ेगा। और लुटनिक जो है, जो अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हैं, हार्वर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा कि अभी हर साल लगभग 2,81,000 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की औसत कमाई सिर्फ $66,000 यानी करीब 58 लाख रुपए होती है। और वे कई बार सरकार की मदद पर निर्भर करते हैं। यानी अमेरिका वाला जो है भूत यहाँ पे, या हवा, कि अमेरिका में बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, वो देखिए लूटने को उसका जो है भेद खोल रहा है। और कह रहे हैं कि कई बार सरकारी मदद की उनको जरूरत पड़ती है। यानी 58 लाख रुपए, 12 25 60, 5 लाख रुपए प्रति मंथ से कम। अब अमेरिका में 5 लाख रुपए इंडियन से क्या फर्क पड़ता होगा देख लीजिए। हिंदुस्तान में तो बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती। सभी कंपनियां H1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख देने को तैयार हैं। हमने उनसे बात की है, अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से निकले ग्रेजुएट को ट्रेनिंग दीजिए, अमेरिकियों को ट्रेनिंग दीजिए। हमारी नौकरियां छीनने के लिए बाहर के लोगों को लाना बंद कीजिए। तो जैसे भारत में घुसपैठिया चल रहा है, वैसे ही अमेरिका में भी घुसपैठिए की कहानी चल रही है। और सबसे ज्यादा देखिए, अमेरिका में वीजा लेने वाले, H1B वीजा लेने वाले सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो भारतीय हैं। 73% भारतीय है। और चीन 12%, फिलीपींस 1%, अन्य देश 11%। सबसे ज्यादा भारत के लोग वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं या लेते हैं। तो यानी इसकी जो फीस बढ़ाई गई है 88 लाख रुपया, 6 लाख से 88 लाख रुपया अगर मैक्सिमम ही पकड़िए तो अब बताइए कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान कहा जा रहा है भारतीयों को होगा। और भारतीय जो है अब भारत लौट आए, क्योंकि भारत में पिछले 11 साल से अद्भुत सरकार चल रही, दुनिया में डंका बज रहा है। काहे के लिए अमेरिका में गाली खा रहे हो ट्रंप की। और ट्रंप साहब जो है कह रहे हैं अमेरिकन गलिया रहे हैं, इंडिया लौट आओ भाई, अपना वतन फाइनली अपना होता है। हमारे गांव में कहावत है कि नून रोटी खाए लेकिन अपने घर में रहे तो अच्छा है। नून रोटी और पानी पी करके गुजारा हो जाए, लेकिन सपने जो है वो रहने नहीं देती है घर में। सपने घरों से बाहर लेके चले जाते हैं और उन्हीं सपनों के साथ लोग अमेरिका जाते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका बहुत कमाल देश है और वहां अगर जाएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। कई सारे हमारे साथी हैं जिनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और उनको लगता है कि भारत से बेहतर जिंदगी अगर आपको चाहिए तो आपको विदेश जाना चाहिए, क्योंकि भारत में
जिंदगी बेहतर नहीं है, सामान्य आदमी का जीवन बड़ा कष्टकर है, ये आमतौर पर लोग मानते हैं। तो ये अमेरिका की कहानी है। और देखिए इसमें हम और एक देख रहे थे कि विदेशियों को नौकरी दे रही 10 टॉप कंपनियां कौन कौन है। तो इसमें पहला नंबर आता है अमेजन की, इसके 10,043 वर्कर हैं विदेशी। टीसीएस जो भारतीय कंपनी है 5,505 लोगों को जॉब दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट 5,188 लोगों को जॉब दिया हुआ है। मेटा 5,123 लोगों को जॉब दिया हुआ है। एप्पल 4,202, गूगल 4,181। ये सब विदेशी लोग हैं, भारतीय नहीं कह रहा हूं मैं। और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी 2,492, ये सब। डिलाइट ने 2,553। तो इन सबको कहा जा रहा है कि अब जो है आप अमेरिकी जो लोग हैं उनको आप जॉब दीजिए, उनको ट्रेनिंग पे रखिए और उनको आगे बढ़ाइए। हमारे देश में भी आप जानते हैं कि किस कदर चल रहा है घुसपैठिए का सवाल। घुसपैठिया 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 सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है देश में। और एसआईआर उसी मुद्दे को मजबूत करने के लिए बिहार में कराया गया, वरना एसआईआर की किसी तरह की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जो एसआईआर हुआ है, चुनाव आयोग ने कराया है, कई सारे विवादों में फंसा हुआ है। और 8 तारीख को जब फाइनल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तब पता चलेगा कि एसआईआर किस जगह पे खड़ा है। लेकिन 68,000 या 65,000 लोगों, 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं वो विवाद में। बाद में ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप आधार कार्ड डॉक्यूमेंट मानिए, और आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। तो अब कितने लोग अब उसमें से कटेंगे, फाइनल लिस्ट जब आएगी, और फाइनल लिस्ट कब आएगी नहीं पता, चुनाव आयोग को भी नहीं पता। 30 सितंबर डेट दिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके आगे भी आपको शामिल करना पड़ेगा। अब देखना है उसमें क्या होता है। लेकिन बिहार की राजनीति एकदम अलग मोड़ पर है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि हिंदू मुसलमान बना दिया जाए, हिंदू मुसलमान। सबसे ज्यादा फायदेमंद राजनीति बीजेपी के लिए है हिंदू मुसलमान। और कमाल बात यह है कि खास करके जो सवर्णवादी लोग हैं उनमें हिंदू मुसलमान बड़े गहरे बैठा हुआ है। बिहार में अगर जैसे ही कोई मुसलमान के खिलाफ बोले तो आप मोटे मोटे तौर पे अंदाजा लगा लीजिए कि वो जरूर सवर्णवादी है। और उसके भीतर कई किस्म के नफरत बीजेपी ने, आरएसएस ने, या कहिए कि विरासत से चली आ रही है। जैसे उनके भीतर नफरत है दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के नफरत है उनके भीतर, और उनके भीतर मुसलमानों को लेकर के भी नफरत है। तो दलित, पिछड़े और मुसलमान तीनों के लिए सवर्णवादियों में जहर भरा हुआ है। और यही वजह है कि पिछले 35 साल से सवर्णवादी सत्ता से लगभग बाहर है। सत्ता से बाहर का मतलब मंत्री तो बनते हैं लोग, लेकिन मुख्यमंत्री पिछड़े हैं। पहले यादव जी थे, लालू प्रसाद यादव थे, अब कुर्मी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। आगे कौन बनेगा? अब उसमें जो होड़ चल रही है उसमें दो लोगों के नाम है, एक तो नीतीश कुमार जो कुर्मी हैं, और जो तेजस्वी जो यादव है। तो तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री या नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री, यही लड़ाई चल रही है। यानी फिर सवर्णवादियों को मौका नहीं है। और बिहार में बीजेपी तो घुसपैठिया को मुद्दा बना रही है, हिंदू मुसलमान को भी मुद्दा बना रही है, लेकिन नीतीश कुमार इन दोनों मुद्दे पे चुप है। न वो घुसपैठिए पे कुछ बोल रहे हैं, न वो हिंदू मुसलमान पे कुछ बोलते हैं। और बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान सबके मिलकर के रहेंगे, यहाँ वही काम होगा जो संविधान कहेगा, संविधान सम्मत यहाँ सरकार चलेगी। वहाँ बीजेपी को वो करने का भी मौका नहीं मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर बीजेपी करती रहती है, मध्य प्रदेश में कर रही है, दिल्ली में हो रहा है। आरक्षण को लेकर के जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ियां हो रही है, बिहार में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और नीतीश कुमार कितने भी कमजोर पड़ गए हों, अभी भी बीजेपी उनको सरपास करने में सब सफल नहीं हो पाई। लगातार मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के फैसले ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी आश्वस्त नहीं है इस बात को लेकर के कि नीतीश कुमार उनके हैं। बीजेपी को हमेशा खतरा रहता है और लगता है कि नीतीश कुमार को चिढ़ाने का मतलब है सत्ता से हाथ धो देना। अभी भी इस कदर, मतलब 20 साल से नीतीश कुमार के साथ रह के बीजेपी सत्ता में है, 11 साल से नरेंद्र मोदी हैं, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, केंद्रीय चुनाव जीत चुके हैं, पूरा मीडिया उनकी मुट्ठी में कैद है। फिर भी बिहार में बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं बन पाई है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बना सके। उनको नीतीश कुमार आवश्यक एलिमेंट है उनके, नीतीश कुमार के बिना उनकी सरकार तो केंद्र में भी नहीं है। अगर नीतीश कुमार अपनी 12 सीटें हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दें तो सरकार को भारी खतरा हो जाएगा।
मोदी सरकार के गिरने का डर है। बिहार में तो लीडर ही है नीतीश कुमार। चुनाव भले अभी उनका नाम घोषित नहीं किया गया मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन चुनाव तो उनके ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जा सकता है और विजय सिन्हा के नेतृत्व में भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी बिहार में? क्या रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में लड़ेगी? क्या गिरिराज सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी? उनकी भी चर्चा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भी बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। उनके जो कोर वोटर है, जिनको लगता है कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों, सबको बाहर कर दिया जाना चाहिए, बिहार में हमारा कब्जा है, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। और उनको लग रहा है कि इसलिए अभी खूब चर्चा है भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल की बड़ी चर्चा, हालांकि भूरा बाल की चर्चा पिछले दिनों खुद जो राजपूत नेता है आनंद मोहन, उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि भूरा बाल जिधर जाएगा उधर ही सरकार बनेगी। अब उसके बाद अशोक महतो एक है नेता आरजेडी के, उनकी पत्नी, हालांकि वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, लंबे समय जेल में रह के आए, सजा याफ्ता है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए शादी की, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था वहां से, बिहार से, और वो उसमें जीत उनको नहीं मिली थी। मुझे लगता है मुंगेर सीट थी, मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी से टिकट मिला था उनको। तो अशोक महतो जी का एक बयान आया जिसमें वो एक मीडिया के सामने कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा बाल साफ करो। अब उसको लेकर के बिहार में राजनीति के भूरा बाल का मतलब बिहार में होता है कि भूमिहार, राजपूत, ब से ब्राह्मण और ल से लाला कायस्थ। ये चार जो है चौकड़ी जो है ये सवर्ण कहलाती है बिहार में। और सवर्णों का प्रतिशत जो है वो 10% के करीब है बिहार में। जो जाति जनगणना हुई थी उसके अनुसार 10.5% मान लीजिए, 10.58% है, 10.5% है। और अगर मुसलमानों को भी मिला देते हैं तो वो 15% हो जाते हैं सवर्ण। वहां भी मुसलमानों में भी सवर्ण और पसमानदा और वगैरह वगैरह। तो वहां जो है पसमानदा संख्या में ज्यादा है, सवर्ण मुसलमान वहां संख्या में कम है। लेकिन वो सवर्णों को मिला दीजिए मुसलमानों को भी तो कुल आबादी होती है वहां 15% करीब। क्या 15% से सरकार बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए नीतीश कुमार हमेशा जरूरी हो जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने कई पिछड़े अति पिछड़े नेताओं को उनकी सवारी करने की कोशिश की, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो तमाम नेता कहीं नहीं पहुंच पाए। अपनी सीट जीत ले यही बहुत बड़ी बात है, वो नेता बन नहीं पाए। और उसकी वजह है कि पूरा बीजेपी का जो कुनबा है वो हिंदू मुसलमान से बाहर निकल नहीं पाता। उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान के साथ है। और उसके बाद वो जो है दलितों पिछड़ों के खिलाफ जहर भरते हैं, बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलते हैं। केंद्र में या कहिए नेशनल टीवी पर, या जहिए कहिए कि जो बड़े नेता हैं वो तो बाबा साहब के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि किस तरीके से अमित शाह जी ने जो है संसद में कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लो तो स्वर्ग में जगह सुरक्षित हो जाए। उसको लेकर के बहुत बावेला मचा था। तो बाबा साहब के प्रति क्या उनकी धारणा है, जगदेव बाबू के प्रति उनकी क्या धारणा है, कर्पूरी ठाकुर के प्रति उनकी क्या भावना है, नीतीश कुमार के प्रति उनकी क्या भावना है। अब आप जब नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ चले जाते हैं, बीजेपी को छोड़ देते हैं, तो बीजेपी के नेताओं के बयान किस तरीके के हैं वो आपको पता चलता है। सम्राट चौधरी तो नेता ही इसी आधार पे बने कि नीतीश कुमार को गाली देने के लिए रखे गए थे, लेकिन फाइनली बीजेपी को कहीं सफलता नहीं मिल रही है। इस बार भी लग रहा है कि जिस तरीके से, हालांकि भूरा बाल साफ करो और वगैरह वगैरह किया जा रहा है, इसमें ये कोशिश है कि भूरा बाल जब साफ करो, जब हाईलाइट करेंगे आप, तो अगड़ा पिछड़ा हो जाएगा। और अगड़ा पिछड़ा जो है बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, भारी नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो में नुकसान होगा तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव जो है जो उनको राजपूत का वोट और ब्राह्मणों के वोट भी मिलते हैं, खास करके राजपूतों के वोट उनको मिलते हैं, वो नहीं मिलते। कई नेता उनके राजपूत नेता हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन राजपूत पूरे तौर पे बीजेपी के साथ भी नहीं है, वो बटे हुए हैं। भूमिहार के लिए कहा जाता है कि ज्यादा वोट प्रतिशत भूमिहारों का जो है 80%, 70% के करीब जो है वो बीजेपी के साथ है। ब्राह्मणों में भी ज्यादातर वोट जो है बीजेपी के साथ है, लेकिन कायस्थों में ज्यादातर वोट बीजेपी के साथ है। लेकिन राजपूत के वोट बटे हुए हैं, तो राजपूत के वोट जेडीयू के साथ भी हैं, वो राजपूत के वोट आरजेडी के साथ भी हैं। अब एक और धड़ा जुड़ा है जो प्रशांत किशोर जी का।
प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है और कहा जा रहा है कि वो वोट जो है ज्यादातर वोट सवर्णों के ही काटेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखिए कि तेजस्वी जो है वो लगातार इस प्रयास में है कि वो कास्ट के आधार पर वोट दो। पिछले अगर 20 साल की बात कीजिए तो भले नीतीश कुमार को कहा जाता है कि कुर्मी है और कुर्मी कोरी उनका वोट बैंक है भी, लेकिन नीतीश कुमार ने जाति को लेकर के राजनीति नहीं की। नीतीश कुमार की राजनीति जो पिछले 20 साल से जानी जाती है वो जाति और धर्म से परे विकास की राजनीति उन्होंने की। कितना विकास हुआ वो डिबेट करते रहिए बैठ करके। आप समर्थक है तो बोलिए सब उन्होंने किया, विरोधी है तो बोलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चलते रहना चाहिए, वो चलते रह रहा है। लेकिन जो जाति और धर्म की राजनीति है उससे परे हट कर नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीति की है। अब तक वही राजनीति चली है। जाति देख करके उन्होंने काम नहीं किया। कोई जाति जो है ऐसी जात नहीं है जो एक जात दूसरे जात को दबा रही है या गुंडागर्दी कर रही है, किसी जात का गुंडा जो है परेशान कर रहा है, ऐसी कम है। अब तेजस्वी भी जो जो आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी जो काल माना गया उसमें कहा गया कि एम वाई समीकरण मुस्लिम यादव गठजोड़ है वहाँ, लेकिन तेजस्वी A to Z बोलते हैं, यानी सभी जातियों का समावेश बोलते हैं कि आरजेडी में अब माई नहीं है, एम वाई नहीं है, मुस्लिम और यादव कम्युनिटी केवल नहीं है, तमाम लोग जो विकास चाहते हैं, तमाम युवा जो विकास चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, जो अपने बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो बेहतर शिक्षा चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं बिहार में, हेल्थ व्यवस्था चाहते हैं बिहार में, वो सब हमारे साथ है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अभियान चलाया तेजस्वी के खिलाफ कि नौवीं फेल, वो तेजस्वी को नुकसान पहुंचा नजर तो आ रहा है। इसलिए तेजस्वी को सफाई भी देनी पड़ी थी और उन्होंने बताया था कि मैं क्रिकेट खेलता रहा और क्रिकेट खेलने वाले लगभग खिलाड़ियों को देखिएगा तो पढ़ाई में वो फिसड्डी साबित हुए। तो लेकिन बिहार में ढेर सारे युवा जो बेरोजगार है। अब देखिए दो तरफ है, सवर्णवादी युवा होंगे वो 9th फेल की बात करते हैं, लेकिन जो युवा हैं पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, वो तमाम तेजस्वी के साथ नजर आते हैं। वो प्रशांत किशोर के साथ नजर नहीं आते, वो नजर आते हैं तेजस्वी के साथ, क्योंकि तेजस्वी ने जो है जब पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में मुद्दा बनाया था नौकरी को और 10 लाख नौकरी की बात की थी और लगभग 5-5.5 लाख लोगों को नौकरी मिली जब तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ सरकार चला रहे थे। हालांकि उसका श्रेय नीतीश कुमार भी ले रहे हैं और उसका श्रेय तेजस्वी भी ले रहे हैं, लेकिन मैं ईमानदारी की बात करिए मैं श्रेय तेजस्वी को दूंगा, चूंकि तेजस्वी ने ही ये रखा था और तब नीतीश कुमार इसके खिलाफ थे कि पैसा क्या अपने बाप के यहाँ से लाएगा, लेकिन तेजस्वी ने वो सच करके दिखा दिया। अब तेजस्वी कलम बांट रहे और कलम बांट जो रहे हैं वो प्रतीक भी है। और हमारे यहाँ रामधारी सिद्धेश्वर एक कवि हुए, उनकी बड़ी एक अच्छी कविता थी, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। तो बिहार में तलवार का अब दौर तो जा चुका, तलवार यानी बंदूक बोल दीजिए, बंदूक का दौर तो जा चुका है। एक दौर था 90s का दशक जब ढेर सारे नरसंहार और बहुत सारी हत्याएं, अपहरण, लूटपाट तमाम चीजें होती थी और इसी वजह से जंगल राज वाली बात उभरी। अब किसने कहा वो छोड़ दीजिए, मैं भी कहाँ उसमें फंसूं, लेकिन जंगल राज कहा गया कि जो लालू रबड़ी का राज था वो जंगल राज। अब कोर्ट ने किसको कहा था, क्या कहा था, किस मुद्दे पे कहा था, वो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डांटते हुए हाई कोर्ट ने कहा था। अब ये सब गर्त में चला गया, उसको उभारने की बात नहीं, लेकिन स्थिति थी। उसमें ये भी कहा गया कि जो है चूंकि पिछड़ा उभार था उससे सवर्ण को परेशानी हो रही थी और सवर्ण भिड़ंत हो रही थी, एक तरह से वर्ग संघर्ष था वो। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। पिछले 20 सालों में बिहार काफी कुछ बदल गया है और अब बिहार में अब जो है बंदूक राज फिर से लाया जाए ये संभव नहीं दिखाई पड़ता है। और चूंकि जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो सब उठ गए हैं, ऊपर उठे हैं और उनके अंदर भी जुबान भी आई है, ताकत भी आई है और उनके अपने अपने नेता हैं। समझिए पासवान जो दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा है, पासवान उसके नेता चिराग पासवान, फिर मांझी हैं तो उसके बड़े नेता जो है जीतन राम मांझी, और भी नेता है लेकिन जीतन राम मांझी, पासवानों में भी कई नेता है लेकिन चिराग पासवान सबसे आगे बताए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर जो रविदास हमारे यहाँ कहलाते हैं, जिनको बाहर चमार कहते हैं लोग,
उनमें कई नेता हैं। एक सांसद मनोज राम उसी कास्ट से आते हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं। अभी जो राजेश राम है जो कांग्रेस के अध्यक्ष है बिहार के, वो उसी समाज से आते हैं। जगजीवन राम, उनकी बेटी जो है मीरा कुमार, अभी भी राजनीति में है, मीरा कुमार के बेटे राजनीति में है। तो बहुत सारे लोग हैं। दलितों में भी काफी पैठ है कांग्रेस की। अति पिछड़ों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जो अति पिछड़े ज्यादातर अब तक माने जाते रहे हैं नीतीश कुमार के सपोर्टर या आरजेडी के सपोर्टर है। आरजेडी में भी अति पिछड़ों का सपोर्ट है, आरजेडी को से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसके अलावा देखिए मुस्लिम्स में बड़ी बात की जा रही है, आज इस पर भी थोड़ा बात कर देना जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों का वोट प्रतिशत वहाँ 17-18% है बिहार में। हमारे एक साथी बता रहे थे कि मुसलमान इस बार आरजेडी से नाराज है, और नाराजगी की वजह है कि यादव कितना परसेंट है और कितने यादवों को मंत्री बनाते हैं, कितने यादवों को साथ लेकर के चलते हैं। और मुकेश सहनी 5% है, सारे निषादों को मिला दीजिए तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं मुकेश सहनी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, उनको तमाम जगह लेके घूम रहे हैं। लेकिन 17% मुसलमान जो है वो आपके लिए पालकी ढोने का काम करता रहेगा क्या? 18% मुसलमानों को क्या दिया, किस नेता को आगे रखा? और उनका आरोप है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी, जो जिनको लालू जी के समय बड़ा महत्व दिया गया था, वो सवर्ण नेता है, सवर्ण है, वो पसमानदा में से नहीं आते हैं। और मुसलमानों को हमेशा आरजेडी ने पालकी ढोने वाला बना करके रखा, उनका कुछ किया नहीं। शहाबुद्दीन वाले प्रसंग पे भी बहुत बातें होती रही। अब आरजेडी से अगर मुस्लिम नाराज हैं तो आरजेडी क्या करेगी, वो आरजेडी सोचेगी बैठ करके, लेकिन मुस्लिम नाराज होकर के जाएंगे क्या? एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि दो ही ध्रुव बिहार में दिखाई पड़ता है, एक नीतीश और बीजेपी, और दूसरा कांग्रेस और आरजेडी, माले भी साथ में है। तो अब मुस्लिम कहाँ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं दिखता है। तो घूम करके आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में। तो शिकायत है, और इस शिकायत को ध्यान देना चाहिए। हालांकि AIMIM इसीलिए वहां घुसपैठ कर रही है, घुसपैठ, हालांकि मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, वहां उसको जगह मिल रही है। पिछली बार चुनाव में भी 5 सीटें जीते थे AIMIM के लोग। इस बार भी अगर AIMIM के लोग जो चाह रहे थे लालू प्रसाद से मिल करके कि उनको भी सीट दी जाए, शायद नहीं दी गई है, तो उसमें संभव है कि AIMIM अगर सीट चुनाव लड़ेंगे वो लोग, तो 10 सीटें आ जाए। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि वोटों का बंटवारा होगा क्या? वाकई आरजेडी को नहीं करेंगे, वोट देंगे? एक माना जाता है कि आरजेडी की जगह जो है कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है मुस्लिम्स का, लेकिन कांग्रेस तो हर जगह खड़ा होगी नहीं। 50-60, 50 से 70 सीटों पर बात हो रही है। हालांकि आज मैं एक देख रहा था कि 80 सीट मांग रही है कांग्रेस, लेकिन जो भी हो 50 सीट से 80 मान लीजिए मैक्सिमम, इसके बीच में कहीं कांग्रेस को सीट दी जाए, क्योंकि माले के लोग भी इस बार ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीती थी। इस बार वो चाह रहे हैं 40 सीटें उनको मिले, और 40 सीटें मिले तो यानी सीटें कम होगी, उसमें कांग्रेस भी कम होगी, आरजेडी भी कम होगी। और आरजेडी के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि आप 100 के आसपास सीट लड़िए, जैसे आप जब नीतीश कुमार के साथ लड़ रहे थे तो आपने कैसे बंटवारा किया था, वही बात की जा रही है। और इसमें कई सारे घुरपेच हैं, और जो मीडिया में खबरें आती रहती है महागठबंधन में फूट टूट क्या क्या, वो खबरें चलती रहेगी जब तक बंटवारा नहीं हो जाता। उसके बाद भी आगे भी चलेगा किसको क्या सीट मिली, किसको नहीं सीट मिली। लेकिन महागठबंधन के नेता इस प्रयास में है कि उनके बीच जो है एक समन्वय स्थापित हो जाए, कोई झगड़े वाली बात न रहे। तो जहां आरजेडी को सीट मिलेगी कांग्रेस को नहीं मिलेगी, जहां कांग्रेस की सीट मिलती है वहां मुसलमान तो कंफर्ट में है और वो करेंगे वोट कांग्रेस को, लेकिन आरजेडी को जहां सीट मिलती है वहां क्या करेंगे? मुस्लिम उनको वोट नहीं देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जहां आरजेडी है वहां AIMIM चुनाव लड़ लेगी? ये पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है। सीमांचल इलाकों में जरूर है कि सीमांचल इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, वो पूर्णिया हो, किशनगंज हो, उन इलाकों में, अररिया हो, उन इलाकों में AIMIM प्रयास में है कि वहां अपनी पैठ बनाए, वहां उसको सीटें मिले, उसको वो चुनाव लड़े। लेकिन कुल मिलाकर के अगर चेहरे की बात कीजिए
तो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण ये 2 चेहरे नजर आ रहा है, तीसरा कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। तीसरा चेहरा मीडिया दिखा रहा है प्रशांत किशोर का, लेकिन प्रशांत किशोर मुझे जो है वो, मैं दाल भात में मूसल चंद नहीं कहूंगा, दाल भात चोखा कह सकते हैं कि चोखे के तौर पे है। अब चोखा दाल के साथ तो खा नहीं सकते, चोखा खाने के लिए आपको भात चाहिए, तो भात और चोखा भी हमारे यहाँ खाते हैं। दाल हटा दीजिए, भात चोखा खा लीजिए। तो भात चोखा मतलब भात समझ लीजिए नीतीश कुमार तरफ चले जाइए आप, बीजेपी, और वो जो है भात है, और दाल इधर नीतीश कुमार के अपोजिट जो है तेजस्वी, वो दाल है। तो वो कह भी चुके हैं कि जब हमारी 5-10 सीटें आएंगी तो हम कहेंगे आपको जिसके साथ जाना हो जाए। लेकिन हमारा आकलन है, या जो बिहार के जो राजनीति के गंभीर विश्लेषक होते हैं उन सबका मानना है कि जो प्रशांत किशोर है, उनकी पार्टी के विधायक जो भी हुए, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहेगा। वो एनडीए के साथ जाएंगे, तेजस्वी के साथ नहीं आएंगे। अब क्या होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो आज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, वहाँ घुसपैठिया इश्यू नहीं है। घुसपैठिया इश्यू होता तो नीतीश कुमार भी बोलते। कोई डेटा नहीं है इनके पास, खाली झूठ बोल रहे हैं, खाली मीडिया प्रचार किया जा रहा है। कोई चुनाव आयोग की तरफ से वो सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है, कोई पिछली खबर बता रहा है कि श्री प्रकाश जायसवाल ने इतना कहा था। रात में भी हमने कार्यक्रम किया था, आपको याद होगा, कि जिन्होंने देखा है कि 9 बजे जो हम कार्यक्रम करते हैं, तो 1.2 करोड़ घुसपैठियां हैं हिंदुस्तान में, वो श्री प्रकाश जायसवाल ने एक बार कहा था 2007 में। बाद में उन्होंने बयान वापस ले लिया। फिर जोगिंदर सिंह ने कहा, जो सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे, 5 करोड़ हैं। फिर जो है दिलीप घोष ने कहा कि 2 करोड़ हैं, 1 करोड़ तो बांग्लादेश, यहाँ पश्चिम बंगाल में है। लेकिन बिहार में कितने हैं तो किसी के पास डेटा नहीं। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया, उनके पास भी कुछ नहीं है कहने के लिए, कोई कागज नहीं है जिसको दिखाएं। जेब में रखे कागज हो सकते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह, कि घोटाले में किनका किनका नाम है, स्विट्जरलैंड बैंक में किनका किनका नाम है, लेकिन नाम कभी दिखाएंगे नहीं। तो वो चाहे गृह मंत्री हो चाहे मोदी जी हो, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि कितने घुसपैठिया वाकई हैं। चूंकि कल भी मैंने चर्चा की थी कि बिहार में जितने घुसपैठिए अब तक भेजे गए हैं बांग्लादेश, 2011-12 से जो लिस्ट है फिलहाल हमारे सामने, उसमें कहीं बिहार का जिक्र नहीं। जो नित्यानंद राय ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड दिया था 2020 में, 2025 में, 2020 में, अब बताइए कितने तेज हैं। उसमें भी बिहार से कोई घुसपैठिया नहीं भेजा गया था। तो ये समझ लीजिए बिहार में घुसपैठिया नहीं है। फिर देखिए नीतीश कुमार कहीं चर्चा नहीं करते हैं घुसपैठिया, और हिंदू मुसलमान बिहार में जो है बहुत कमजोर है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको चलने नहीं दिया 20 साल के शासनकाल में। और ये नीतीश कुमार की उपलब्धि बताई जाती है, ये भी एक उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी इस स्थिति में आई है कि वो मुख्यमंत्री का दावा करने लगी, या उसको लग रहा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी सत्ता में आ जाएगी अपने दम पर, ऐसा मुझे नजदीक में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। वो तोड़ के फोड़ के भी नहीं बन सकती है कि आप जनता दल को तोड़ दीजिए, नीतीश कुमार से पंगा ले लीजिए और सरकार बना लीजिए, ये भी आसान मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, कम से कम। बाकी किसी को दिखता है तो वो देखने दीजिए, जब चुनाव होगा और परिणाम आएंगे तो समझ में आएगा। अब किसको कितनी सीट मिलेगी, वहां लोग बोल रहे हैं सबसे ज्यादा सीटें नीतीश कुमार को मिलेगी। मुझे हालांकि इसकी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती। मुझे आज भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव सबसे आगे है, और तेजस्वी यादव को बढ़त है, और इस बार मुझे लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत वहां मिलता नजर आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिलते हैं शाम की चौपाल में। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।